जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज के क्लास में हम टॉप 500 क्वेश्चन देखेंगे जो आपके 3 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में पूछे गए हैं। यहां से आप आगामी शिफ्ट के लिए अपनी रणनीति बनाइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को शुरू करते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं प्रश्नों के ऊपर। 3 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको पढ़िए। अप्रैल 2025 में प्रचारित साचेत ऐप निम्नलिखित में से किसके सहयोग से विकसित किया गया था? तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी डॉट के सहयोग से। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िए और प्रश्नों को देखने का उद्देश्य मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए आपसे प्रश्न बना है, पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित डॉक्टर एन राजम किस संगीत वाद्य यंत्र की प्रसिद्ध, मतलब एक तरह से वादक कह सकते हैं या फिर प्रसिद्ध हैं किस वाद्य यंत्र के लिए? इसका जो सही जवाब है वो है वायलिन। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपसे प्रश्न है 2026 के विधानसभा चुनाव के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनने वाले अभिनेता विजय थलापति की जो राजनीतिक पार्टी है उसका नाम क्या है? इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है आपका तमिल वेंटिनिटी कसगम। ठीक है, टीवी के याद रखिएगा। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए क्या है आपसे। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच शिखर बैठक हुई। ठीक है, तो ये बैठक कहाँ पे आयोजित की गई थी, ऐसा प्रश्न आपसे बना है। दोस्तों इसका सही जवाब है मुंबई में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, पढ़िए। इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों ये इंडियन एथलेटिक्स सीरीज 2026 में पुरुषों की लंबी कूद के बारे में प्रश्न है। तो किसने गोल्ड मेडल जीता है? सही जवाब है मुरली श्री शंकर जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, 2026 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किससे दिया गया? दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज को। यहाँ पे मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, 2026 की लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों कार्लोस अल्कराज को, याद रखिएगा। दोस्तों अब इस क्लास का उद्देश्य मैं बताता हूँ। देखिए इस क्लास के क्वेश्चन से आप अपनी रणनीति बनाएंगे अपने पढ़ने का। कौन से टॉपिक एग्जामिनर पूछ रहा है करंट अफेयर के, कहाँ से स्टैटिक पूछे जा रहे हैं, और अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम, तो यहाँ से बिल्कुल आपको सटीक पता चलेगा कि रेलवे आजकल कहाँ से किस टॉपिक पे प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, बाकी आगामी अन्य एग्ज़ाम भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे, इन प्रश्नों को भी फॉलो करेंगे, तो ये प्रश्न भी आपके तैयारी को पक्की करेगी। और एक महत्वपूर्ण बात, देखिए जितने करंट अफेयर के टॉपिक इस एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, मैंने एक मैराथन मात्र 2 घंटे में कवर कराई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाके वीडियो सेक्शन में देखेंगे तो करंट अफेयर 2026 का एक सीरीज़ है, वहाँ पे वो वीडियो मिल जाएगी। बाकी आपके लिए करंट अफेयर मैराथन की क्लासेस आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें भी आप इंजॉय कीजिएगा। बाकी अब इन प्रश्नों को देखिए। 17वां वार्षिक जो बैलेंडर समारोह 2026 है, इसमें पहली बार पेरिस से बाहर कहाँ इसको आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों 17वां वार्षिक जो बैलेंडर समारोह 2026 है इसको पेरिस में सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको पहली बार, ठीक है, पेरिस से बाहर अगर आयोजित करने की बात हो रही है तो लंदन में, याद रखिएगा। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, देखिए। ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो दोस्तों ग्रीष्मकालीन खेल शिविर आरोह 2026 पहल शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। ये सभी प्रश्न आपके सभी आगामी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न क्या है, आप पढ़िए। अप्रैल 2026 में आयोजित भारतीय रिजर्व बैंक की जो मौद्रिक नीति है, जिसको हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, उसकी बैठक कौन सी नंबर की थी? तो दोस्तों मौद्रिक नीति समिति का जो बैठक हुआ है ये इस बारी 60वीं नंबर का हुआ है। मौद्रिक जो नीति समिति गठित होती हैं ये भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे ग्रो करेगा,
और कैसे मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखना है, इन सब के ऊपर चर्चा किया जाता है। तो इस तरह से दोस्तों हमने टॉप 9 क्वेश्चन देख लिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आपसे क्या है। दिसंबर 2025 की MPC बैठक मीटिंग में रेपो रेट को घटाकर कितना निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों कितना किया गया था, ऐसा प्रश्न है। दिसंबर 2025 की बात है, तो यहाँ पे 5.25% किया गया था। रेपो रेट क्या होता है, रीपर्चेजिंग ऑफ रेट कहते हैं इसको। जब किसी कमर्शियल बैंक को बैंक रेट पे जो पैसा दिया गया था आरबीआई के द्वारा वो खर्च हो जाता है और उस कमर्शियल बैंक को दोबारा से पैसे चाहिए आरबीआई को, तो फिर वो कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास अपने कोलैटरल या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है। उसके एवज में उसको आरबीआई फिर से कर्ज देती है कि वो कमर्शियल बैंक अपने काम चला सके। उसी को हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो का फुल फॉर्म रीपर्चेजिंग ऑफर होता है, जो मैंने आपको बताया। अगला प्रश्न क्या है, आप देखिए। इसरो ने 2 नवंबर 2025 को बाहुबली रॉकेट का उपयोग करके किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया था। पहली बात तो बाहुबली रॉकेट कहते किसको हैं, तो जो इसरो का LVM-M3 जो रॉकेट है उसको बाहुबली रॉकेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, उपयोग करके इसका किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया था, कब, 2 नवंबर 2025 को। इसका सही जवाब है दोस्तों CMS-03। ठीक है, तो याद रखेंगे ये सैटेलाइट का नाम है और ये कैसी सैटेलाइट है दोस्तों, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। ये भी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए क्या है आपसे प्रश्न है, मई 2026 में आए विनाशकारी आंधी तूफान से किस राज्य की 26 जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए थे। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका क्या, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो मई 2026 में आए विनाशकारी आंधी तूफान से अगर हम बात करें 26 जिले जो प्रभावित हुए थे वो उत्तर प्रदेश के थे। और आप कहां से आते हैं आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है, विश्व बैंक के मानकों के आधार पर 2022-23 में भारत में अत्यधिक गरीबी दर एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट कितनी दर्ज की गई थी। तो दोस्तों 2022-23 के आधार पर यहाँ पे बात की गई है। इसका सही जवाब है आपका 5.3%। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर किस प्रकार से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसी नज़रिए से आपके पास जितना समय बचा है उसे देख के जाइएगा। इसरो का जो प्रोजेक्ट सूर्य है ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल से संबंधित है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। अगला प्रश्न पढ़िए। आपसे प्रश्न क्या है, सीबीआई की जो डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जांच मुख्य रूप से किस क्षेत्र सिंडिकेट पर केंद्रित है। तो किस क्षेत्र के सिंडिकेट पर सीबीआई की डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ जांच केंद्रित है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है दक्षिण पूर्व एशिया के सिंडिकेट्स। ठीक है, और दक्षिण पूर्व एशिया में अगर आप देखें तो ये डिजिटल अरेस्ट और वित्तीय धोखाधड़ी बहुत किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, 98वें ऑस्कर 2026 के लिए भारत की जो आधिकारिक प्रविष्टि है, ऑफिशियल एंट्री है, इसके रूप में किस फिल्म को चुना गया था। दोस्तों सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, होम बाउंड। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है पढ़िए। आपसे प्रश्न है 2026 में अमेरिका ईरान संघर्ष के दौरान ईरान ने किस जलडमरू मध्य स्ट्रेट को बंद करने की घोषणा की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करंट और स्टैटिक दोनों को कोरिलेट करता है क्वेश्चन। इसका सही जवाब है हार्मुज। ठीक है, तो हार्मुज जलडमरू मध्य किसको कनेक्ट करता है, ये फारस की खाड़ी और जो अरब सागर है उसको जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर आप 18 देखिए क्या है आपसे, यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाती है तो किया गया कार्य, कुल कार्य क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 100 जूल आंसर निकल के मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला नहीं पता तो दोस्तों क्या होता है, K = 1/2 mv²। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, गतिज ऊर्जा 40 जूल से बढ़कर 140 जूल हो जाती है तो किया गया कुल कार्य। अब यहाँ पे वर्क डन के हिसाब से जो फार्मूला है उसमें आप रूपांतरित करके इसे अपना एक बारी दीजिएगा 100%। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, वेग समय ग्राफ
वेलोसिटी टाइम ग्राफ के समय अक्ष पर झुकी हुई रेखा क्या दर्शाती है? दोस्तों अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखें तो अक्ष पे झुकी हुई रेखा ये समय के साथ वेग परिवर्तन के दर को दिखाती है। ठीक है, क्या दिखाती है? तो दोस्तों समय के साथ वेग परिवर्तन की दर को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। प्रश्न क्या है? अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ट्रेस करें तो समय अक्ष पर जो झुकी हुई रेखा है वो क्या दर्शाती है? तो समय के साथ वेग में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उसको दर्शाती है। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को आप समझ पा रहे हैं। अगर नहीं तो फिर मैं आपको ग्राफ ट्रेस करके दिखाता हूँ। ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। अगर ये ग्राफ यहाँ से अगर झुक रही है मीन्स की वेलोसिटी क्या हो रही है? पहले से कम हो रही है समय के साथ। तो इस ग्राफ का जो झुकाव है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को दिखाता है। ठीक है, जो समय के साथ क्या हुआ है? समय अक्ष पर झुका हुआ है। अगला प्रश्न पढ़ें, आपसे क्या प्रश्न है? दोस्तों आपसे प्रश्न है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है? बचपन से हम पढ़ रहे हैं साइंस। ठीक है, तो ये हमें पता ही है प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, और हमें ये पता है कि जो लाल रंग है उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है और इसलिए वो चटक दिखाई देता है। और जो वायलेट है, ठीक है, जो नीला कलर है उसका प्रकीर्णन बहुत अधिक हो जाता है, इसलिए हमें आसमान क्या दिखाता है? नीला इफेक्ट दिखाता है या फिर हमें आकाश नीला दिखता है। वैसे तो दोस्तों एक बात बताऊं, अगर हम उस स्पेस की बात करें जहां सूर्य नहीं है तो दोस्तों वहां पे आपको अंतरिक्ष काला दिखाई देगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि एक 60 वाट के बल्ब को 120 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो दोस्तों अगर आपको शक्ति, वोल्ट और करंट के बीच में रिलेशन पता है तो आप कैलकुलेट कर पाते। इसमें सही आंसर होगा 0.5 एम्पियर। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अगर आपको ये फार्मूला नहीं भी पता है तो फिर मैं आपको बता दूं, P=V/I होता है इसका फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे अब वैल्यू तो आप रख ही लेंगे 60 वाट। ठीक है, और फिर क्या है? वोल्ट 120। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, आई जब कैलकुलेट करेंगे तो P/V कर देंगे। अब 60 में जब 120 से भाग देंगे तो दोस्तों 0.5 एम्पियर ही तो मिलेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या है आपसे। दोस्तों आपसे प्रश्न है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो असंतुलित बल है वो क्या उत्पन्न करता है? तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है त्वरण। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम के अनुसार जो असंतुलित बल है वो त्वरण उत्पन्न करता है। और न्यूटन के दूसरे नियम में ही आप देखते हैं F=m/a ये फार्मूला निकल के आता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न क्या है आपसे? ध्वनि की गति स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? दोस्तों ये तो आपको पता ही है, सॉलिड में। ठीक है, और जो ध्वनि है, ध्वनि तरंगे हैं, ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं या फिर आप इन्हें यांत्रिक तरंगे कह सकते हैं। ठीक है, जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ये सारी प्रश्न बनते हैं जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ। द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ठीक है, या द्रव्यमान संरक्षण का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो मेरे दोस्त इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी है, एंटोनी लेवोसियर ने। ठीक है, तो द्रव्यमान का, ठीक है, जो संरक्षण का नियम है ये एंटोनी लेवोसियर ने प्रतिपादित किया था। आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न बना है। आपसे अगला प्रश्न क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया का उत्पाद क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा क्या? सोडियम क्लोराइड और जल। अब यहाँ पे देखिए जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, इसको आप यहाँ HCl से क्रिया कराते हैं तो क्या हो जाता है? सोडियम आपके क्लोरीन से क्रिया कर जाता है और नमक बना देता है और वहाँ से जो जल के अणु हैं वो बाहर निकल जाते हैं। ये चीज़ आपको पता है। आपसे अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पढ़िए, तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग संदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों जो उसमें डेंड्राइट होती हैं, ठीक है, कोशिकाओं में, वो क्या करती हैं? मैसेज को क्या करती हैं? रिसीव करती हैं और उसके बाद उन्हें इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आपसे क्या है। प्रकाश तरंग की जो आवृत्ति है वो क्या होगी यदि उस प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वो 600 नैनोमीटर का है और उसकी चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की है?
तो आपको मैं बता दूं, प्रकाश की चाल इक्वल टू होता है प्रकाश की फ्रिक्वेंसी इनटू प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अब इस फार्मूले से आपकी वैल्यू निकल आएगी, लेकिन यहाँ पे वेवलेंथ है वो नैनोमीटर में है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 600 नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस नैनोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दोस्तों लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर, क्योंकि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर होता है। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी पता ही है। ठीक है, तो हमें फ्रिक्वेंसी जब ज्ञात करनी है तो हमने रिलेशन देखा था, फ्रिक्वेंसी f इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी अपान तरंग दैर्ध्य। अब यहाँ पे 3 गुणे 10 के घाते 8 तो आपको पहले से मिला है प्रकाश की वेलोसिटी। अब यहीं पे हम इसमें डिवाइड करेंगे 600 इंटू 10⁻⁹ से। अब इसको हम डिवाइड करके देखते हैं तो 3/6, ठीक है, इंटू 10⁸ है, और नीचे क्या है, यहाँ पे 600 था तो 2 जीरो से दोस्तों यहाँ पे 10⁻⁹ का क्या हो जाएगा, 2 जीरो से यहाँ पे 2 की वैल्यू में कमी आएगी। ठीक है, आपको भी पता है ये कमी आती है, अगर नहीं पता है तो आप जान लीजिए। अब ये हो गया 3/6, इसको भी हम काट देंगे। अभी 3 यहाँ पे 10 के घाते 8 और यहाँ पे नीचे क्या बचा, 10 के घाते -7। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भी ऊपर लेके जाते हैं और 3/6 को हम अभी कैंसिल कर लेंगे, तो 10 के घाते 8 गुणे 10 के घाते 7। ठीक है, ये हो जाएगा जब ऊपर जाएगा तो 8 7 क्या हो गया, 8 7 हो गया दोस्तों आपका, बताइए 15। ठीक है, और 3 एकम में 3 दूनी 6। अब यहाँ पे देखिए आपको मिला 1/2 गुणे 10 के घाते 15। ठीक है, लेकिन अभी भी यहाँ पे 2 है तो 1 10 ऊपर से निकाल लेंगे, 10 गुणे 10 के घाते 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। तो अब यहाँ पे आपको आंसर मिल गया 5 गुणे 10 के घाते 14 हर्ट्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये सॉल्व होता है। बाकी यहाँ पे स्पेस कम थी इसलिए आपको टाइम लगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है आपसे, 80 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक मिलाने पर विलयन की जो द्रव्यमान प्रतिशत है, सांद्रता है, वो क्या होगी। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप टाइम लीजिए और आप मुझे भी आंसर कीजिए। वैसे तो इसका आंसर ऑप्शन बी है, लेकिन ये आपको एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना था। ठीक है, तो सॉल्व कैसे होगा, 80 ग्राम पानी है, 20 ग्राम नमक है, तो दोस्तों अब आप एग्जाम में अगर बैठे होते तो इसको कैसे सॉल्व करते, बताइए। यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट को लिख लेते हैं, तभी हम इसकी द्रव्यमान प्रतिशत निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या देखा, इसमें नमक है कितना, 20 ग्राम, तो हमने यहाँ पे NaCl यानी कि नमक 20 ग्राम लिख लिया। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे पानी क्या है, तो दोस्तों पानी है यहाँ पे, इसको हम H2O नहीं वाटर लिख लेते हैं, वाटर यहाँ पे कितना है 80 ग्राम। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे पूछा है कि 80 ग्राम पानी में क्या करना है, 20 ग्राम नमक मिलाना है, तो विलयन की जो द्रव्यमान प्रतिशत है उसमें उसकी सांद्रता में, ठीक है, कितनी वृद्धि होगी, यही है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। अब हमें कुल कितना मिल गया, 100 ग्राम टोटल अमाउंट। ठीक है, अब जब हम द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो दोस्तों कितना मिलाया है हमने, वो हमने मिलाया 20 ग्राम। अब टोटल विलयन कितने का है, 100 ग्राम का, और हम क्या करेंगे, प्रतिशत में 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसको कैंसिल भी करते हैं तो हमको 20% देखने को मिलता है। तो क्या आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी में 20%, तो यही इसका सही जवाब हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आप सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ग्लूकोज के विखंडन से जो ATP उत्पन्न होने की जैविक प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है। तो दोस्तों जैविक प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसको हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है आपसे प्रश्न है, कप सिरप और टिंचर बनाने में एथेनॉल का उपयोग किस कारण किया जाता है। तो दोस्तों उत्कृष्ट विलायक और एंटीसेप्टिक गुण के लिए इसका उपयोग किया जाता है कप सिरप में। किसका उपयोग, एथेनॉल का। ठीक है, क्या होता है इसमें, ये उत्कृष्ट विलायक होता है और एंटीसेप्टिक गुण इसमें होते हैं। आपसे अगला क्वेश्चन और बना है न्यूमेरिकल टाइप का, पढ़िए इसको। यदि वायु में प्रकाश की गति 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है और माध्यम में 2 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड है,
तो दोस्तों अपवर्तनांक क्या होगा, तो दोस्तों आपने स्नेल का नियम पढ़ा होगा, साइन आई अपन साइन आर, ठीक है। तो यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल देख ली और आपने माध्यम, कोई विशेष माध्यम है। अब आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है आपका 1.5, ठीक है। अब 1.5 होगा कैसे, अगर आपसे ऐसा प्रश्न बने तो आप करके देखिए, कैलकुलेट कीजिए। अगर आप देखें इसमें साइन आई अपान साइन आर होता है। साइन आई क्या है, जो हम देख रहे हैं प्रकाश की गति, ठीक है, और कहाँ पे दोस्तों, वाई में, और साइन आर कर लिया हमने। ये रेशियो हम निकालते हैं जब स्नेल के नियम को देखते हैं, तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं कि प्रकाश की जो गति है, ठीक है, वो माध्यम में कितनी, उसको नीचे, और वाई में कितनी है या निर्वात में कितनी है उसको ऊपर रख के कैलकुलेट करते हैं। तो 10 की घाते 8 से 10 की घाते 8 कैंसिल, और 3/2 जब करेंगे तो ये आपको 1.5 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होती हैं तो एग्ज़ाम में आसान हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आपसे अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अपघटन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 का सही जवाब है, यहाँ पे जितने हैं सभी के सभी, ठीक है, जो आपको क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड देखने को मिल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल, ये सभी क्या है, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए क्या है, आपसे आपसे प्रश्न है, आप ही से प्रश्न है फूड चेन में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका शाकाहारी। उत्पादक कौन होता है, तो दोस्तों पेड़ पौधे घास फूस। और कंज्यूमर कौन होता है बताइए, सेकेंडरी कंज्यूमर, आप कमेंट कीजिएगा। दो न्यूरॉन्स के बीच के सूक्ष्म खाली स्थान को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, उसको हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स। अगला प्रश्न देखिए, आपसे अगर प्रश्न बने दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तो दोस्तों वो आपके क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे ओहो, यही पूछ लिया गया है दोस्तों सही जवाब है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन, ठीक है। और सबसे बड़ी कोशिका दोस्तों क्या होती है, वो होती है एक फीमेल का एग्स, ठीक है, और सबसे छोटी कोशिका एक पुरुष का स्पर्म। आधुनिक आवृत्त साड़ी का जनक किसे माना जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न बना है, तो बताइए किसे माना जाता है। सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, हेनरी मोजले को आधुनिक आवृत्त साड़ी का जनक माना जाता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए रात्रि का समय है, मैं गांव में रहता हूं, और बैकग्राउंड में दोस्तों आपको नेचुरल साउंड मिलेगा, कहीं पे टिड्डे झिंगुर की, तो कहीं पे पक्षी की, ठीक है। तो ये सभी साउंड आपको यहाँ पे बैकग्राउंड में मिलेगा, इसको भी इंजॉय कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगला प्रश्न है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर निकलने वाले भूरे रंग का धुआं किस गैस का होता है, तो मेरे दोस्त ये होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का, ठीक है, NOT होता है, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है, आपसे अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन की जो लचीलापन है वो किस कारण होता है। दोस्तों सही जवाब है आपका लिपिड और प्रोटीन का, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए क्या है, अल्ट्रासाउंड का मुख्य प्रयोग कहाँ होता है। दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका चिकित्सा इमेजिंग और डायग्नोस्टिक्स में, ठीक है, तो याद रखिएगा मेडिकल इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक्स में। आपसे अगला प्रश्न, और 3 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन, वॉइस बॉक्स को मानव शरीर में क्या कहा जाता है। मतलब ये लास्ट क्वेश्चन इसलिए जो अवेलेबल हो पाया है, ठीक है, बाकी तो आपको पता है सारे क्वेश्चन अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, जितने हैं उसी को आधार बना के इस क्लास को रिकॉर्ड किया गया है। इसका क्या है दोस्तों, कंठ, ठीक है। तो वॉइस बॉक्स को मानव शरीर में लेरिंग्स या कंठ कहते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। अब हम 3 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। आपसे पहला प्रश्न क्या है, पढ़िए। जनवरी 2026 में 3.1 पेटाफ्लॉक्स क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों इसका सही जवाब है IIT मद्रास के द्वारा। कितना, तो दोस्तों 3.1 पेटाफ्लॉक्स क्षमता वाला परम शक्ति सुपर कंप्यूटर ये IIT मद्रास ने क्या किया है, लॉन्च किया है। आपसे अगला प्रश्न क्या है, 16वें वित्त आयोग के 16th फाइनेंस कमीशन ने किन 2 आपदाओं को राष्ट्रीय आपदाओं की सूची में शामिल करने की सिफारिश की है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है लू और आकाशीय बिजली को, ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, आपसे प्रश्न है,
अप्रैल 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? नाम है इनका आर्यन सबालिंका जी। ठीक है, तो अप्रैल 2026 में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का, ठीक है, ख्याति मिला है आर्यन सबालिंका जी को। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे क्या है, पढ़िए। 5 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल के किस राज्यपाल ने इस्तीफा दिया? दोस्तों उनका नाम क्या है? सीवी आनंद बोस। ठीक है, तो 5 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल में सीवी आनंद बोस जी ने राज्यपाल के पद से क्या दिया है? इस्तीफा दिया है। ठीक है, ये सारी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आगामी सभी एग्जामों के लिए, याद रखेंगे। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। मणिपुर के किस जिले में 2026 में भूकंप के झटके दर्ज किए जाएंगे थोड़ी ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कामजोंग में। ठीक है, तो मणिपुर के कामजोंग में भूकंप के झटके कैलकुलेट किए गए, महसूस किए गए। बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की जो 135वीं जयंती सेलिब्रेट की गई, ठीक है, वो कब मनाई गई है? तो दोस्तों इसमें 14 अप्रैल 2026 सही डेट होगा, हमेशा इसी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पश्चिम बंगाल की अन्नपूर्णा योजना किसके कल्याण के लिए शुरू की गई है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें महिलाओं के कल्याण के लिए पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है आपसे प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर केंद्रित पुस्तक जिसका नाम है अपनापन, इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो वर्तमान में क्या है, भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसरो द्वारा 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया PSLV C62 मिशन क्या है दोस्तों? PSLV C62 मिशन 12 जनवरी 2026 को लॉन्च किया गया। ये कहाँ से लॉन्च हुआ है, ऐसा आपसे प्रश्न है। इसका सही जवाब है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में। ठीक है, 12 जनवरी को दोस्तों भारत में यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। मई 2026 में किस भारतीय एथलीट ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों ये खबर है मई 2026 की, इसमें भारतीय एथलीट ने, तो इसका सही जवाब है आपका गुरविंदर सिंह ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 6वीं भारत यूके गृह मंत्रालय वार्ता 2026 में, ये आपसे प्रश्न है, ये कहाँ पर आयोजित की गई है? तो दोस्तों ये की गई है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, पंजाब सरकार द्वारा 2026 में शुरू किए गए ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है गैंगस्टर नेटवर्क को ध्वस्त करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऑपरेशन प्रहार का उद्देश्य जो है वो बता के आपसे पूछा जा सकता है किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? तो दोस्तों पंजाब सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, 35वां अफ्रीका कप ऑफ नेशंस 2026 किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों सही जवाब है मोरक्को में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। 35वां अफ्रीका कप ऑफ नेशंस, इसका आयोजन मोरक्को में हुआ। मोरक्को आपको अफ्रीका महाद्वीप का एक देश के रूप में देखने को मिलता है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो दोस्तों ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पढ़िए, जून 2026 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के किस सम्मेलन का आयोजन हुआ है? तो दोस्तों ये हुआ है 16वें परिषद का आयोजन। ठीक है, तो याद रखेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद की 16वें परिषद की क्या हुई है? आयोजन हुई है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पढ़ें आप। DRDO द्वारा मई 2026 में किस ड्रोन लॉन्च मिसाइल को मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों ड्रोन लॉन्च मिसाइल है, इसको मंजूरी मिली है, तो इसका नाम है ULPCM V3। ये आपके आगामी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ड्रोन लॉन्च मिसाइल है। नाम क्या है? ULPCM V3। क्वेश्चन नंबर 57 पढ़िए क्या है आपसे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 में आपसे पूछा गया है, आयकर विभाग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जो टैक्स पेयर्स हैं, जो करदाता हैं, उनके लिए लॉन्च किए गए AI ऐप का नाम क्या है? तो दोस्तों उसका नाम है सारथी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है, पढ़िए। भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल मूल्य वर्धित में या मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, और इसका कंट्रीब्यूशन दोस्तों लगभग 60% है भारत में। तो याद रखिएगा सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं, इसको हम अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, तो सेवा क्षेत्र में जैसे मान लीजिए जो इंटरनेट फैसिलिटी आप परचेज करते हैं या फिर कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आपको दी जाती है, उससे जो कमाई की जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कंपनियां हमें सेवा देती हैं इंटरनेट की, तो उससे कमाती हैं। बैंक हमें सेवा देते हैं तो उससे कमाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या है आपसे, आप पढ़िए इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधों में जो इंटरकलेरी जो मेरिस्टेम, जिसको हम क्या कहते हैं, अंतर्वेशीय विभज्योतक। ठीक है, नाम तो बड़ा अजीब गरीब है, आपको पढ़ना तो पड़ेगा। प्रश्न आपसे बना है तो 1 मिनट जस्ट वेट ना, आप पानी पी लीजिए, ये मेरा फ़ैन थोड़ा सा मैं ठीक कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, पत्तियों के आधार पर। ठीक है, तो पौधों में इंटर जो कलेरी क्या है, मेरिस्टेम है, इंटर कलेरी मेरिस्टेम, ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों के आधार पर पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए आपसे क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 के रूप में आपसे प्रश्न है, छुई मुई के पौधे में कौन सा उत्तक पूर्णतः अनुपस्थित होता है। तो मेरे दोस्त सही जवाब है इसमें आपका जो नर्वस टिश्यू है। जैसे मान लीजिए आप छुई मुई के पौधों को छूते हैं तो वो मुरझा जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें नर्व सिस्टम है या फिर वो नर्वस टिश्यू की वजह से, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है दोस्तों, वो प्रेशर को फील करती है। ठीक है, और इस हिसाब से रिएक्ट करती है, बस इतना ही काम है उसका। अगला प्रश्न है, जल चक्र की सही अवस्थाओं का सही जो क्रम है वो क्या है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 का सही जवाब है, पहले वाष्पीकरण होता है। ठीक है, उसके बाद उसी का संघनन होता है, फिर वर्षण होता है। तो ये प्रक्रिया और ये प्रोसेस आपको याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर दूरी पर अगर कोई वस्तु रखी गई है तो उसका आवर्धन, ठीक है, क्या होगा। तो दोस्तों बताइए उसका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सोच के जवाब दीजिए। ये आपको बैकग्राउंड से ना बहुत ऐसे झिंगूर पक्षी इन सब की आवाज़ आ रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देना है और पढ़ाई करना है, क्योंकि आपको भी पता है गांव में रात्रि का समय है, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मतलब नॉर्मली देखने को या सुनाई देने को मिलती हैं। ठीक है, पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब तो -2 है, उसका आवर्धन क्या होगा, माइनस में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब फार्मूला क्या पता होना चाहिए, जैसे अगर हम किसी लेंस का उपयोग करके प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करते हैं तो आपको फार्मूला क्या पता है पहले से आवर्धन का, m=v/u। ठीक है, और यहाँ पे आपको 1/f = 1/v - 1/u का फार्मूला यूज़ करके क्या करना है। यहाँ पे दोस्तों देखिए 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी कि 1/f, f की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, उसके बाद आपको कैलकुलेट करना है 1/v। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, पहले से आपको उत्तल लेंस के सामने 18 सेंटीमीटर पर, ठीक है, जो वस्तु रखा गया है, तो आपको एक दूरी और मिली हुई है, क्या है, पहली u जो पहली डिस्टेंस है। ठीक है, और v क्या है, सेकेंडरी डिस्टेंस, कहाँ पे वो क्या होगा, इमेज रिफ्लेक्ट होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, v कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद m=v/u करते हैं। यहाँ पे जब आप v की वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा वो फार्मूला यूज़ करके तो +36 आएगा। ठीक है, अब इतना लंबा कैलकुलेशन इस छोटे से पेज पे हो नहीं पाता क्योंकि मैं मोबाइल पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो आवर्धन है वो होता है m=v/u, और u की वैल्यू आपको 18 पहले से मिली हुई है। और ये क्या है, तो दोस्तों उत्तल लेंस कॉन्वेक्स लेंस के सामने है ये, तो इसलिए इसको हम निगेटिव काउंट करते हैं। तो +36 में हम क्या करते हैं, -18 से भाग देते हैं तो -2 हमें मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि विभवांतर स्थिर है और प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसमें प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका फार्मूला अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, H = v²। ठीक है, H = v²
अपन आर इंटू टी होता है। ठीक है, जस्ट वेट, ये कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया, मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूँ। ठीक है, तो ये होता है एच इक्वल टू वी स्क्वायर अपान क्या है आर और इंटू टी। ठीक है, तो दोस्तों इस फार्मूले से आप क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे भी तो आपको पता ही है क्या है, विभवांतर है, आर प्रतिरोध है, टी समय है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो क्या होगा वैल्यू, आप फाइंड आउट करके बताइए। हमने क्या किया यहाँ पे इस क्वेश्चन में, हमने पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रखा है। हमने क्या किया है, केवल प्रतिरोध को दुगना कर दिया है। ठीक है, तो अगर हम प्रतिरोध को दुगना कर दें तो हमारा जो, चलिए इसको दुगना करके देखते हैं। ठीक है, एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी स्क्वायर अपान 2r। ठीक है, और इंटू टी। अब इसको जब आप सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिल रहा है, 1/2। आपको एक यहाँ पे वैल्यू मिल रही है ना, कैसे मिल रही है, आप एच इक्वल टू 1/2 मिल गई, दोगुना किया आपको तो वी स्क्वायर अपान आर तो है ही इंटू टी। तो यहाँ पे जो 1/2 हो गया ये, तो इसका मतलब आप सीधे समझ जाइए कि ये आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, बाकी तो आप समझदार हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ऊष्मीय प्रभाव का फार्मूला अगर आपको पता होता तो ये क्वेश्चन आप बड़ी आसानी से कर लेते हैं। गर्भावस्था की किस तिमाही में भ्रूण गर्भावस्था शिशु में विकसित होता है, गर्भस्थ शिशु में, सॉरी फीटस जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो गर्भावस्था की किस तिमाही में जो भ्रूण है वो विकसित होता है, या भ्रूण के रूप में जो फीटस है वो विकसित होता है, ऐसा। इसका सही जवाब क्या है, पहली तिमाही में। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, इसलिए आप, और देखिए मैंने अभी तक आपको बोला नहीं वीडियो को लाइक वाइक करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, बोलना क्या है ना। अगर आप सच में एक ऑनेस्ट और लॉयल इंसान हैं, तो अगर आपके लिए कोई मेहनत करता है तो उसके मेहनत का फल तो उसे आप जरूर देंगे। ठीक है, तो ये गुरु दक्षिणा के रूप में आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए जाते हैं और टॉपिक भी कराई जाती है। एथेनॉल को पर्याप्त ऑक्सीजन में जलाने पर मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65 का सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प। ये बात हमने डिस्कस किया था। ठीक है, क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार यहाँ पे सही कथन आपसे पूछा गया। देखिए आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला और सेकेंड शिफ्ट में भी देखने को मिला। ठीक है, तो आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पढ़ के जाएंगे। अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के बराबर होता है। ठीक है, तो यही है इसमें सही स्टेटमेंट द्रव्यमान संरक्षण के नियम में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है। परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और संयोजकता क्या होगी, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का सही जवाब है 17 17 1, क्योंकि आपको पता है किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आपको 2n² इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता हो, ठीक है, तो क्या होता है 2 8 18। तो यहाँ पे देखिए 17 है, आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों के हिसाब से रिप्रेजेंट होता है। तो 17 प्रोटॉन है तो 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 18 होता है। और यहाँ पे क्या है 17, तो एक वैलेंसी यानी कि एक की कमी है, 17 है तो संयोजकता कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो 17 17 1 आपका सही जवाब होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना था। बॉटल ओपनर की श्रेणी का उत्तोलक है, तो दोस्तों सही जवाब है इसमें द्वितीयक श्रेणी का। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, पढ़िए। प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव किस जगत में रखे जाते हैं, दोस्तों ये रखे जाते हैं मोनेरा में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या है आपसे। किस हाइड्रोकार्बन में रिंग संरचना पाई जाती है, दोस्तों इसका सही जवाब है साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, तो साइक्लोहेक्सेन में आपको रिंग संरचना देखने को मिलता है। सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। आपसे अगला प्रश्न है, वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है क्या दर्शाता है,
देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट में भी मिला था कि जो वेग और समय ग्राफ है, अगर उसमें वेग झुकता हुआ दिखाई देता है, वेग का ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, तो दोस्तों चेंज ऑफ वेलोसिटी था। तो वैसे ही यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि वेग समय ग्राफ में, ठीक है, उसके नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है, तो दोस्तों विस्थापन। ठीक है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए क्या है। जल के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो जल के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए हम सोनार रेडिएशन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये यंत्र है सोनार, एक रेडिएशन छोड़ता है, तो आप याद रखेंगे। सोनार का फुल फॉर्म क्या है, आपसे अगर एग्जाम में बने तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कि सोनार का फुल फॉर्म क्या होता है। पानी पी लीजिए। चलिए मैं आपको बता दूं, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे, लेकिन किस प्रकार के रडार के ऊपर ये काम करता है आप मुझे बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 20 न्यूटन बल लगाने पर यदि द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है, 20 न्यूटन बल लगाने पर यदि द्रव्यमान आधा कर दिया जाता है तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दोस्तों F = mg। ठीक है, या F = m × a। तो हमने क्या किया, 20 न्यूटन बल लगाया F, और हमने क्या कर दिया, द्रव्यमान का आधा कर दिया। ठीक है, तो F = m × g होता है या m × a होता है, तो हम यहाँ पे m से भाग देंगे। हमने क्या कर दिया, द्रव्यमान आधा कर दिया, तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम देखें यहाँ से A = F/, ठीक है, ये आधा कर दिया 1/2 m, तो 1/2 ऊपर आ जाएगा, तो 2F हो गया, दोगुना हो गया। ठीक है, तो हम क्या देख लिए, ऑप्शन बी, दोगुना हो जाएगा त्वरण उसका। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है आपसे, नारियल के छिलके में कौन सा उत्तक पाया जाता है, दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी। इसमें क्या मिलता है, स्क्लेरेनकाइमा। क्या होता है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही जवाब आपने देख लिया। अगला प्रश्न देखिए और पढ़िए, देखिए क्या है। प्लास्टिड तथा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता होती है, दोस्तों इसमें समानता है, दोनों में डीएनए एवं राइबोसोम होता है। ये दोनों में समानता होती है, किसमें, प्लास्टिड और किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। दोनों में डीएनए एवं खुद के राइबोसोम होते हैं, याद रखिएगा। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन नियंत्रित करता है, इसका सही जवाब है दोस्तों अनुमस्तिष्क। ठीक है, जो सेरिबेलम है, और ये आप देखेंगे ब्रेन के थर्ड पार्ट में आता है ये। ठीक है, जब हम देखते हैं थर्ड पार्ट तो उसमें आता है ये सेरिबेलम। ठीक है, और यही क्या करता है, यही शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। अगर आप दारू पीते हैं तो सबसे पहले आपका सेरिबेलम ही प्रभावित होता है और आपकी चाल बिखर जाती है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, जानवर अपने अपशिष्ट को मुख्यतः किसके जरिए बाहर निकालते हैं, तो दोस्तों ये किडनी, गुर्दे के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे किडनी और गुर्दा यानी कि लीवर के द्वारा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं जानवर अपने, ठीक है, एक्सक्रीशन या वेस्ट को मुख्यतः किससे बाहर, किसके जरिए बाहर निकालते हैं, तो पता चल गया। 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के कितने राशि की सिफारिश की गई है, तो दोस्तों यहाँ पे 4,401 करोड़ रुपए की सिफारिश की गई है, किसके द्वारा, 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आपदा जोखिम प्रबंधन कोष के लिए। ठीक है, किसके द्वारा की गई होगी, कमेंट करके बताइएगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है, आपसे प्रश्न है 16वें वित्त आयोग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र राज्य आपदा अनुपात क्या है, तो दोस्तों सही जवाब है इसमें 90:10 का। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों के लिए केंद्र राज्य आपदा अनुपात, ठीक है, सेंट्रल स्टेट डिजास्टर रेशियो 90:10 का है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अन्नपूर्णा योजना के बारे में। इसके तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है, तो दोस्तों दी जाती है 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता। और इस तरह से दोस्तों हमने 3 अगस्त के दोनों शिफ्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए हैं। बात कर देंगे, देखिए जो अवेलेबल हैं क्वेश्चन उनको हमने देख लिया है। ठीक है, अब हम बात करेंगे उन प्रश्नों के ऊपर जो 3 अगस्त के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं।
दोस्तों हम प्रश्नों के ऊपर बात करने से पहले एक चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है? क्या सच में आप चाहते हैं सफल होना? देखिए, अगर सच में आप चाहते हैं कि एग्ज़ाम क्रैक हो, ठीक है, तो पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रखिए। आप मोटिवेट होके एक दिन पढ़ के 2 दिन मत छोड़िए। आप अपनी आदत बनाइए डेली कम से कम 5 से 6 घंटा ध्यान से पढ़ने की, कम से कम 3 से 4 घंटा रिवीजन करने की। अगर ये आदत आपने बना लिया तो दोस्तों निश्चित रूप से आप सफल होंगे, ठीक है? यही जो डिसिप्लिन है वो सब में नहीं आ पाता, मोटिवेट होके 1 हफ्ते पढ़ेंगे, बाकी फिर से सत्यानाश, ठीक है? तो ऐसे में सफलता नहीं मिलती है। आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, ठीक है? तो आप ज़रूर सफल होंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी रही बात मोटिवेट होके पढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो मोटिवेशन हमेशा बने रहना तो ये मुश्किल होता है, इसलिए डिसिप्लिन फॉलो कीजिएगा। मन हो ना हो फिर भी आप पढ़ने के लिए बैठिएगा। इच्छा हो या ना हो आपको किताब के पन्ने पलटने हैं, पेज पढ़ने हैं, देखना है क्वेश्चन, और अपने ध्यान में रखना है कि आपके मम्मी पापा इस उम्मीद में हैं कि आप सफल होंगे और उनका भी जीवन बेहतर होगा और आपकी खुशियाँ उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो इन बातों को ध्यान में रख के अब हम अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अब देख लीजिए। वर्ष 2026 में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर, इनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो दोस्तों ये आपके थर्ड शिफ्ट में, ठीक है, 3 अगस्त की पूछा गया प्रश्न है। सही जवाब है दोस्तों 165वीं, ठीक है, 165। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 2026 में कला के क्षेत्र में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया जो वायलिन वादक हैं? दोस्तों इनका नाम है सुश्री एन राजम जी। आपने देखा था ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन बना था और आपको ये थर्ड शिफ्ट में भी देखने को मिला है, ठीक है, और एक ही डेट पे, इसलिए ये आपका PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PYQ कह लें या फिर अन्य शिफ्टों का क्वेश्चन कह लें। भारत का वह कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह है जिसने एक ही जहाज में रिकॉर्ड कारें लोड करने का कीर्तिमान बनाया है? तो दोस्तों सही जवाब है इसमें आपका मुद्रा पोर्ट, ठीक है। तो मुंद्रा पोर्ट है ये, तो ये आपके एग्जाम में बना था, ठीक है। इसने क्या किया है, भारत का वो कौन सा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्यात बंदरगाह है? तो दोस्तों ये है आपका मुंद्रा पोर्ट, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है आपसे, जो निमहंस संस्थान है मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मेरे दोस्त ये संबंधित है मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान से, ठीक है। तो निमहंस के बारे में प्रश्न बना है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो दोस्तों ये हिस्सा है ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का। क्या है? ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का हिस्सा है। आपसे अगला प्रश्न, जो मिलानो कार्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक, ये किस देश ने शीर्ष स्थान इसमें हासिल किया है? तो दोस्तों मिलानो कार्टिना 2026 विंटर ओलंपिक्स में किस देश ने शीर्ष स्थान पाया है? तो ये नॉर्वे ने, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। मई 2026 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों इनका नाम है श्री अनुग्रह नारायण दास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपसे, वर्ष 2026 में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट नई दिल्ली में कहां पर आयोजित की गई थी? तो दोस्तों ये भारत मंडपम में की गई थी और इसका देखिए डेमो भी आया था कहां पे, उदयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में, उदयपुर में नहीं जयपुर में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इन सब में अगर आप देखें फैलोपियन ट्यूब ये पुरुष प्रजनन तंत्र से संबंधित नहीं है, बाकी वृषण, शुक्राणु, शुक्रवाहिका ये सब क्या है, मेल रिप्रोडक्शन आर्गन। बाकी जो आपने देखा वो ट्यूब संबंधित है फीमेल से। पेड़ के तने की मोटाई जो गिर्थ ऑफ स्टेम होती है ये बढ़ाने की जिम्मेदारी होता है तो किस उत्तक का? ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों जो लेटरल मेरिस्टेम है, जिनको हम पार्श्व विभाजितिका कहते हैं, लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं, ठीक है, इनका जिम्मेदारी होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है। अगला प्रश्न में आपसे प्रश्न है, पानी में डूबी हुई लोहे की कील का ऊपरी उठा हुआ, ठीक है, दिखना ये किस घटना का उदाहरण है? तो पानी में डूबी हुई लोहे की कील का ऊपर उठा हुआ दिखना ये किस घटना का उदाहरण है? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का, ठीक है। तो ये बात आपने नोटिस की होगी, उठा नहीं होता है, सिर्फ वो प्रकाश का खेल है।
आपसे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किन देशों द्वारा किया गया था? ऐसा आपसे प्रश्न बना है, तो ये भारत और श्रीलंका के द्वारा आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का आयोजन किया गया था। ठीक है, कौन टीम ने जीता है, किस देश की, आप मुझे बताइए। आईपीएल 2026 में एक सीजन में सबसे ज़्यादा सिक्स लगाने वाला रिकॉर्ड किसने बनाया? बहुत ही प्यारा नाम है, वैभव सूर्यवंशी। इसने तो भाई जलवा भी कर दिया है। अगला प्रश्न है टाइड्स ऑफ टाइम क्या है? टाइड्स ऑफ टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट पुस्तक की लेखिका कौन है? तो दोस्तों सही जवाब है सुधा मूर्ति जी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या पूछा गया आपसे? आपसे प्रश्न है विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने 51 किग्रा श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? तो दोस्तों विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स में अगर देखें तो ये निखत जरीन जी हैं। ठीक है, इन्होंने 51 किग्रा श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में आपसे पूछा गया है सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस चिकित्सा सहायता में कौन सी योजना लागू की गई? दोस्तों ये लागू किया है पंजाब ने। ठीक है, योजना का नाम है पीएम राहत योजना। ठीक है, यहाँ पे सड़क दुर्घटना पीड़ितों की कैशलेस चिकित्सा सहायता, इसके लिए एग्री किया है पंजाब ने एक्चुअली। ठीक है, और अगर यहाँ पे योजना की बात हो तो दोस्तों पीएम राहत योजना इसका नाम है। एक क्वेश्चन और देखिए 2026 में कौन 14वीं बार दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल हुआ? ठीक है, तो 14वीं बार शामिल हुआ है, तो दोस्तों इनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक है, और ये इस प्रकार से 14वीं बार सम्मिलित हुए हैं। अगला प्रश्न पढ़िए आप दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे के बारे में 25 मई 2026 को किस शहर में चिराग का उद्घाटन किया? ठीक है, तो 25 मई 2026 को किस शहर में भारतीय रेलवे ने चिराग का उद्घाटन किया? तो दोस्तों हैदराबाद, सिकंदराबाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है। आपसे प्रश्न है मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पूर्ववर्ती नाम क्या था? तो दोस्तों पूर्ववर्ती नाम था डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 100 पढ़िए क्या है। आपसे प्रश्न है प्लेनेट इन फोकस और डिलीवरिंग अ प्रॉस्पेरिटी एट स्केल इस नामक एसडीजी बुलेटिन किस मंत्रालय द्वारा जारी किए गए? तो दोस्तों प्लेनेट इन फोकस और डिलीवरिंग अ प्रॉस्पेरिटी एट स्केल नामक जो एसडीजी बुलेटिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बुलेटिन ये किस मंत्रालय ने जारी किए हैं? सही जवाब है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमने टॉप 100 क्वेश्चन कर लिए हैं और हमारा शतक लग चुका है। और शतक की खुशी में आप वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, भाई का चैनल है। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है कुल मिला जुला के, तो आपको कर लेना चाहिए। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 के ऊपर। देखिए बारिश स्टार्ट हो गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में बारिश की आवाज़ आएगी, तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सेशन लंबा है तो फिर वेट नहीं कर सकते कि बारिश थमे। चलिए वर्ष 2026 में किस भारतीय पैरा एथलीट को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों सही जवाब है प्रवीण कुमार जी को। ठीक है, और ये 4 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, आपने देख लिया। 20 मई 2026 को रोम में FAO द्वारा किस राजनेता को एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक है, FAO का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? इटली के रोम में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़िए। जन विश्वास प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों जन विश्वास जो प्रावधानों का संशोधन विधेयक है इसका मुख्य उद्देश्य है मामूली अपराधों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है? आपसे प्रश्न है भारत के पहले स्वदेशी मॉड्यूल रेंज एक्सटेंशन और जो ग्लाइडेड हथियार हैं तो उसमें तारा का सफल परीक्षण किसने किया? तो दोस्तों तारा के बारे में ही है। भारत का ये पहला स्वदेशी मॉड्यूल रेंज क्या है दोस्तों? स्वदेशी जो मॉड्यूलर रेंज है, एक्चुअली मॉड्यूल रेंज नहीं है, मॉड्यूलर रेंज एक्सटेंशन और ग्लाइडेड हथियार है तारा। ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण किया गया है DRDO के द्वारा। DRDO और भारतीय वायुसेना के द्वारा ये
दोनों का संयुक्त एक प्रोजेक्ट है। डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित वाहनों के लिए सटीक निर्देशित मिसाइल का जो नवीनतम संस्करण है वो कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है आपका ULPCM वर्जन 3। और देखिए ये वाला क्वेश्चन आपको 3 अगस्त को भी देखने को मिला है, ठीक है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित मानव रहित, ठीक है, मानव रहित वाहनों के लिए सटीक निर्देशित मिसाइल का नवीनतम संस्करण क्या है दोस्तों? ULPGM वर्जन 3, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया संसद में किसकी घोषणा से ठीक पहले प्रस्तुत किया जाता है? तो दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया संसद में किस घोषणा से पहले? तो केंद्रीय बजट की घोषणा से पहले इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया आता है, फिर अगले वर्ष के लिए बजट आता है। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट जीरो नामक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान शुरू किया? तो दोस्तों केरल ने। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए क्या है। 13वां एशिया प्रशांत सतत विकास मंच 2026 ये फोरम ऑन सस्टेनेबल किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों 13वां है और एशिया प्रशांत सतत विकास मंच है ये 2026 का, और ये फोरम ऑन सस्टेनेबल है, यानी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है ये किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है थाईलैंड बैंकॉक में। ये भी प्रश्न आपसे बना था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। दोस्तों आपसे प्रश्न क्या है पढ़िए, जस्ट वेट। केंद्रीय बजट 2026-27 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए कितना बजटीय आवंटन किया गया है? तो दोस्तों सही जवाब है 1000 करोड़ रुपए का। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, याद रखेंगे। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न है। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 की बात हो रही है। इसके तहत जो संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र है, जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म है, किन दो देशों के बीच हुआ है? तो दोस्तों ये किन दो देशों के बीच है? ऐसा है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6.2 के तहत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र, ये अगर हम देखें तो भारत और जापान के बीच है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है। 14 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य था सुशासन में AI को लागू करना, ठीक है। तो 14 मई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ संगोष्ठी, ठीक है, सेमिनार, उसका उद्देश्य पूछ लिया गया था 14 मई को, तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न, आमाशय जो हमारा पेट है, इसको स्टमक कहते हैं, से प्रोटीन के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम निकलता है? तो दोस्तों प्रोटीन के पाचन के लिए इसमें पेप्सिन निकलता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है और वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में कार्य करता है। इनमें से कौन सा प्रतीक रियोस्टेट या कह लें परिवर्तनीय प्रतिरोधक को दर्शाता है? तो दोस्तों सही जवाब है टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर तीर, ठीक है। ये क्या करता है? ये रियोस्टेट या परिवर्तनीय प्रतिरोधक को दर्शाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों आपसे अगला प्रश्न क्या है। झूला झूल रहे व्यक्ति की जो गतिज ऊर्जा है वो किस स्थिति में सबसे अधिक होती है? इसका सही जवाब है सबसे निचले बिंदु पर, एट द लोवेस्ट पॉइंट पे सब सर्वाधिक होती है, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सिद्धांत कह लें तो ये न्यूटन के किस नियम को फॉलो करता है? तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। सरल मशीन जो सिंपल मशीन है, इसमें मैकेनिकल जो एडवांटेज है इसका मान 1 से अधिक कब होता है? तो दोस्तों सिंपल मशीन में मैकेनिकल एडवांटेज का मान 1 से अधिक तब होता है जब आयास भुजा इज ग्रेटर देन भार भुजा, ठीक है। तो ये सिंपल मशीन की बात हो रही है, याद रखिएगा। ये भी प्रश्न बना है आपसे। अगला प्रश्न देखिए। परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व पर +2 आवेश है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी इसमें? दोस्तों जाहिर सी बात है इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए 18 इलेक्ट्रॉन क्यों होंगे बताइए। परमाणु क्रमांक 20 है, ठीक है। क्या है? परमाणु क्रमांक 20, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या कितनी है बताइए? 20 है। आपको पता है किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इक्वल होती है। लेकिन इस पे जब +2 आवेश है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2, 8, 18 के रूप में विन्यास होता है। अब यहाँ पे ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी यहाँ पे किसी परमाणु में अस्थायी कक्षक के रूप में जब इलेक्ट्रॉन 2, 8, 18 के रूप में होते हैं तो अस्थायी कक्षक होता है।
अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब 20 है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग देता है, जब त्यागते हैं तो प्लस क्या हो जाता है, यहाँ पे आवेश आता है, ठीक है। और यही जो प्लस आवेश की वजह से यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 काउंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए हैं, इसीलिए उसे +2 आवेश आया है। उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपने समझा होगा। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है। पारंपरिक विद्युत बल्ब क्यों ग्लो करता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, संयोजकता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ है तत्व की संयोजन क्षमता, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए तत्व की संयोजन क्षमता यानी इलेक्ट्रॉन लेने देने की जो क्षमता है, ठीक है। आपसे अगला प्रश्न क्या है, पढ़िए, सेविंग जो मिरर होता है इसके रूप में जो अवतल दर्पण में चेहरा कहाँ रखा जाना चाहिए? तो दोस्तों सही जवाब है ध्रुव और फोकस के बीच में, ठीक है। तो सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण, ठीक है, वो उसमें चेहरा कहाँ रखा जाना चाहिए? तो ध्रुव और फोकस के बीच में। तो ये भी प्रश्न आपसे बना था, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए, जिंक प्लस नाइट्रिक अम्ल जब रिएक्शन करते हैं अवक्रिया होती है तो सभी गुणांकों का कुल योग क्या है? तो दोस्तों जिंक और नाइट्रिक अम्ल अवक्रिया में सभी गुणांकों का जो कुल योग है वो कितना है? 5 है, ठीक है। याद रखिएगा, डायरेक्टली रट जाइए। यहाँ पे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती? दोस्तों सही जवाब है तय की गई जो दूरी है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 122 के ऊपर। आपसे प्रश्न है, न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्या है? तो दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का, जितना बल लगाएंगे उतना ही बल अपोजिट में आपके ऊपर लगता है। आपसे अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों निम्न में अगर हम बात करें तो गेंद का दीवार पर टकराकर लौटना ये न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण नहीं है। बाकी रॉकेट का उड़ना ये तीसरे नियम का उदाहरण है, नाव से कूदना ये भी है, बंदूक से गोली चलाना ये भी है, लेकिन गेंद का टक्कर दीवार पर मारकर लौटना ये नहीं है, ठीक है। दोस्तों अब हम बात करेंगे 4 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के ऊपर। यहाँ पे पहला प्रश्न है, माधव गाडगिल जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? तो दोस्तों माधव गाडगिल जी ये थे जो पारिस्थितिकी होता है और पर्यावरण उसके विशेषज्ञ, ठीक है। और इनको मतलब इन्होंने बहुत सारे अभियान चलाए थे जो वेस्टर्न घाट है उसके प्रोटेक्शन के लिए। भारत की 10 वर्षीय पदक रणनीति का अनावरण करने के लिए खेल शासन सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा? दोस्तों सही जवाब है आपका अहमदाबाद में, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, महिला प्रीमियर लीग जिसको हम WPL कहते हैं इसके चौथे संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? इसका सही जवाब है दोस्तों नवी मुंबई और बड़ोदरा। क्वेश्चन नंबर 126 है आपसे, चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाले 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम का नेतृत्व कौन करेगा? तो दोस्तों सही जवाब है आपका तजिंदर पाल सिंह तूर जी, ठीक है। तो चीन के तियानजिन में आयोजित होने वाली 12वीं एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 18 सदस्यीय भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट किया है, लीड किया जाएगा तजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा। स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने टेक्स रैम्स आयोजन के तहत 15 राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? दोस्तों सही जवाब है कपड़ा मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने। अगला प्रश्न क्या है, देश का पहला PM मित्र पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? दोस्तों सही जवाब है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आपसे अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला ब्रेल पुस्तकालय हाल ही में किस शहर में स्थापित किया गया है? नाम है लखनऊ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 130 पढ़िए क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से जिम्मेदार है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार किसने दिया था? नाम है दोस्तों हसरत मोहानी जी ने, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? एम्पियर, ठीक है। प्रतिरोध को ओम कहते हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर में किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? दोस्तों एड्रीनलिन को।
एड्रेनलिन को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी हार्मोन। याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों अगला प्रश्न, क्वार्टज का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? इसका सही जवाब है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, याद रखिएगा। आपसे अगला प्रश्न क्या है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है? दोस्तों सही जवाब है चालक पर जो आरोपित विभवांतर होता है उस पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 136 पढ़िए, क्या है आपसे? आधुनिक आवत सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? दोस्तों इनको परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अगला प्रश्न है आपसे, मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो पित्त रस है, बाइल जूस है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों इसका मुख्य कार्य है वसा का पैसीकरण करना। ठीक है, तो मानव पाचन तंत्र में जो पित्त रस है, बाइल जूस है, इसका मुख्य कार्य वसा का पैसीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 138 क्या है? यदि किसी अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दोस्तों उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपसे? जिप्सम CSO4 इंटू 2H2O को 373 केल्विन पर गर्म करने पर कौन सा रासायनिक पदार्थ प्राप्त होता है? तो दोस्तों इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, जैसे हाथ का प्लास्टर होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कितने टेम्परेचर पर? 373 केल्विन। शुद्ध जल और जो रक्त है उसका pH मान क्रमशः कितना होता है? दोस्तों 7 और 7.4। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं जैसे रक्तचाप और श्वसन को नियंत्रित करता है? ये क्वेश्चन रिपीट होके आया है, मेंडुला ऑब्लांगेटा। क्या है? मेंडुला ऑब्लांगेटा। अगला प्रश्न, ओम के नियम के अनुसार यदि विभवांतर को स्थिर रखकर प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों विद्युत धारा 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगला प्रश्न क्या है? पौधों में लचीलापन और यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाला कौन सा सरल अस्थायी उत्तक जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कोलेंकाइमा। ठीक है, तो पौधों में लचीलापन और यांत्रिक सहारा प्रदान करने के लिए जो जरूरी उत्तक है, अस्थायी उत्तक है, उसका नाम है कोलेंकाइमा। कोलेंकाइमा इज वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यूज। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? आपसे प्रश्न है, बायोगैस और CNG का मुख्य घटक कौन सी गैस है? दोस्तों ये है मीथेन। बायोगैस और CNG का मुख्य घटक क्या है? मीथेन है। अगला प्रश्न पढ़िए, आपसे क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, 1919 में आयोजित अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? दोस्तों चुना गया था महात्मा गांधी को। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। जोग जलप्रपात जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, किस राज्य और किस नदी पर स्थित है? दोस्तों कर्नाटक शरावती नदी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 148 है आपसे, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये लिया गया है सोवियत संघ से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। अगर फंडामेंटल राइट की बात होती तो आप मुझे कमेंट कीजिए किस देश से। प्रसिद्ध हड़प्पा सभ्यता का स्थल लोथल जो एक प्राचीन बंदरगाह था, वर्तमान में भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है गुजरात। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। आपसे अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछा गया है, कौन सी है? सही जवाब है पारसनाथ। ठीक है,
अगला प्रश्न पढ़िए, अगला और बढ़िया क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? दोस्तों 1929 का लाहौर अधिवेशन। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम अगले शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे।